दोस्तों, भारत का मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में ये सेक्टर लगभग 1 लाख करोड़ का था और उम्मीद है कि ये 5.2% सीएजीआर से बढ़ के 2033 तक 1.68 लाख करोड़ का हो सकता है। हाल ही में दो मेटल रिसाइकलिंग कंपनीज पब्लिक मार्केट्स में लिस्ट भी हुए हैं। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड अक्टूबर 2025 में लिस्ट हुई थी और भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कंपनी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज जून 2026 में लिस्ट हुई है। जैन रिसाइकलिंग का आईपीओ 15.9 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और सीएमआर ग्रीन का आईपीओ 89.11 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और अब कंपनीज अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए केपेक्स कर रहे हैं। ग्रेविटा इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 28 तक 1200 टू 1500 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 150 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है। पॉन्डी ऑक्साइड्स को अगर देखें तो 200 करोड़ का केपेक्स इन्होंने भी किया है प्रॉमिस। और बहेती रिसाइकलिंग कंपनी भी फाइनेंशियल ईयर 27 में 20 टू 25 करोड़ का केपेक्स करने वाली है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये कंपनीज इतनी तेजी से ग्रो कैसे और क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है बढ़ता फॉर्मलाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर 16 में इस सेक्टर में इनफॉर्मल प्लेयर्स डोमिनेट करते थे विथ 80% मार्केट शेयर। अब ये 60% हो गया है। लेकिन इस फॉर्मलाइजेशन के पीछे ड्राइवर्स क्या हैं? कंपनीज के ग्रोथ के पीछे के ड्राइवर्स क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत का मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर दिखता कैसा है और वो आने वाले समय में कैसे बदल सकता है और इससे हमें यानी भारत को क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम भारत के मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को हमने दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में हम भारत के मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर का लैंडस्केप समझेंगे। ये भी देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी के लिए रिसाइकलिंग जरूरी क्यों है और हम कौन कौन से मेटल्स रिसाइकल करते हैं आज के दिन। फिर सेकेंड सेगमेंट में हम इस सेक्टर का वैल्यू चेन समझेंगे और मेटल रिसाइकलिंग कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस और स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, कोई भी मेटल दो सोर्सेस से आता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब जब धरती के नीचे दबे माइंस को खोद के मेटल निकाला जाता है और फिर रिफाइन करके काम में लिया जाता है। सेकेंडरी सोर्स होता है रिसाइकलिंग, यानी उसी मेटल के प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके उससे मेटल निकालना। अलग अलग मेटल्स के लिए प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का कंट्रीब्यूशन अलग होता है। फॉर एग्जांपल, कॉपर का लगभग 68% ग्लोबल सप्लाई माइनिंग से आता है, बाकी 32% सप्लाई रिसाइकलिंग से आता है। वहीं दूसरी तरफ लेड का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो 60% से ज्यादा ग्लोबल सप्लाई रिसाइकलिंग से आता है लेड का, और प्राइमरी माइनिंग से सिर्फ 40% आता है। ऐसा क्यों? कॉपर और लेड के प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई सोर्सेज ऑलमोस्ट उल्टे क्यों हैं? दोस्तों, हर मेटल बराबर रिसाइकल नहीं होता। एक मेटल कितना रिसाइकल होगा ये अक्सर तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, मेटलर्जी, यानी मेटल को पिघलने के बाद उसकी कितनी क्वालिटी बचती है। दूसरा, ईज ऑफ कलेक्शन, यानी वो मेटल एक ही प्रोडक्ट में ज्यादा मिलता है या उसे अलग अलग प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट करके रिसाइकल करना पड़ता है। और तीसरा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी उस मेटल को रिसाइकल करके यूज करना सस्ता पड़ता है या माइन करके वो सस्ता पड़ता है। लेड को आप रिसाइकलिंग की दुनिया का परफेक्ट मेटल मान सकते हो। लेड दुनिया के सबसे सर्कुलर मेटल्स में से एक है। बेसिकली लेड का रिसाइकलिंग रेट बहुत हाई है। यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ यूरोपियन देशों में 95% लेड रिसाइकल किया जाता है। और खास बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेड की क्वालिटी भी लगभग बराबर है। कलेक्शन भी आसान है। आज के दिन लेड का सबसे ज्यादा डिमांड लगभग 85% लेड एसिड बैटरीज से आता है। लेड एसिड बैटरीज ऑटोमोटिव सेक्टर, लाइटिंग सिस्टम्स, बैकअप पावर सप्लाईज वगैरह में यूज किया जाता है। तो लेड रिसाइकल करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेड एसिड बैटरीज को इकट्ठा करना पड़ता है, तो रिसाइकलिंग आसान है। भारत में लेड की रिसाइकलिंग रेट 85% है। लेकिन जैसा मैंने बताया, कॉपर का सिर्फ 32% सप्लाई रिसाइकलिंग से आता है। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि कॉपर रिसाइकलिंग के लिए कलेक्शन उतना आसान नहीं है। कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एसीज, फ्रिज वगैरह, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो जब इन प्रोडक्ट्स के लाइफ साइकिल खत्म हो जाए तभी उस कॉपर को रिसाइकल किया जा सकता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स 20, 30, 40 साल तक चलते रहते हैं। तो रिसाइकलिंग साइकिल के लिए मटेरियल अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। शायद इसीलिए अभी तक सेकेंडरी कॉपर प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोडक्शन से कैचअप नहीं कर पाया है। लेकिन ये भी तेजी से बढ़ रहा है।
लेकिन जब हम ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं, जब हमें पता है कि दुनिया भर में मेटल माइंस हैं, तो फिर रिसाइकलिंग की नीड ही क्या है? हमने इसके पीछे के 3 मेजर्स आइडेंटिफाई किए हैं: गिरता मेटल और ग्रेड, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस और एनर्जी एफिशिएंसी। ये सारे टर्म्स अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बट इनमें भी 1 मिनट फटाफट ध्यान दे दिया जाए। पहले, गिरता ओवर ग्रेड। देखो, मेटल्स एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही दुनिया में अवेलेबल है, और अब माइंस पुराने हो रहे हैं, तो जाहिर है कि इन माइन से हाई क्वालिटी मेटल्स माइन कर लिए गए हैं, और अब मोस्टली लोअर ग्रेड ओर्स बचे हैं जिन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीपर जाना पड़ता है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। कोई भी, अगर अपन एक कंट्री की बात करें, जैसे कि भारत की बात करें, तो हो सकता है उनके पास हर तरह के मिनरल्स, मेटल्स अवेलेबल नहीं हो, तो उन्हें इंपोर्ट पे डिपेंड करना पड़े। आज के दिन हम अपने कॉपर नीड्स का 50% से भी ज्यादा दोस्तों इंपोर्ट करते हैं। एल्युमिनियम 60% इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। रिसाइकलिंग का तीसरा रीजन है एनर्जी एफिशिएंसी। रिसाइकल्ड एल्युमिनियम प्राइमरी एल्युमिनियम के मुकाबले 95% कम एनर्जी कंज्यूम करता है, और एक एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री के लिए, एक एनर्जी स्टार्व्ड वर्ल्ड के लिए ये रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिसाइकल्ड कॉपर प्राइमरी कॉपर के मुकाबले 85% कम एनर्जी कंज्यूम करता है, और रिसाइकल्ड लेड में तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस लगभग 99% कम हो सकते हैं। तो रिसाइकलिंग के फायदे तो हैं, लेकिन भारत में मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर प्रीडोमिनेंटली अनऑर्गेनाइज्ड रहा है। अब ये फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हुआ है, और इसके पीछे हमें 4 मेजर पॉलिसी चेंजेस समझ आए, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली पॉलिसी चेंज है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 का आना। इसके तहत सारे बैटरी प्रोड्यूसिंग कंपनीज को अपने पुराने बैटरीज वापस कलेक्ट करके उन्हें रिसाइकल करवाना पड़ेगा। इसे टेक्निकली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EPR कहते हैं। मतलब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बैटरीज को रिसाइकल करवाए, और ये रिसाइकलिंग सिर्फ रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स ही कर सकते हैं। तो जो इनफॉर्मल रिसाइकलर्स थे, वो या तो मार्केट से बाहर हो रहे हैं या फॉर्मल सेक्टर में जुड़ रहे हैं। दूसरी पॉलिसी है एक्सटेंडेड EPR फ्रेमवर्क। जुलाई 2025 में EPR फ्रेमवर्क बैटरीज के साथ साथ एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक पे भी लागू हो गया। मतलब अब इन मेटल्स का स्क्रैप भी सिर्फ रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स को ही जा सकता है। इसके तहत प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल ईयर 27 तक 10% रिसाइकलिंग टारगेट हासिल करना है, और फाइनेंशियल ईयर 33 से तो 75% रिसाइकल्ड मेटल्स ही यूज करके प्रोड्यूस करना है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 29 से मैन्युफैक्चरर्स को नए प्रोडक्ट्स में 5 to 25% डोमेस्टिकली रिसाइकल्ड मेटल्स यूज करना है, और इन सब का सीधा फायदा किसको होगा? रिसाइकलिंग सेक्टर की कंपनीज को होगा। अब तीसरी पॉलिसी में जो चेंज है वो है GST का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो, नॉर्मली तो बायर सप्लायर को GST पे करता है, और फिर सप्लायर सरकार को GST भरता है, लेकिन GST RCM में बायर ही डायरेक्टली सरकार को GST दे देता है। मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर में भी अक्टूबर 2024 से GST RCM लागू हो गया। रेगुलर GST के टाइम इनफॉर्मल कबाड़ी वाले तो सरकार को GST कुछ भर नहीं रहे थे, इसीलिए वो फॉर्मल कबाड़ी वालों से सस्ते दाम पे, मतलब फॉर्मल रिसाइकलर से सस्ते दामों पे स्क्रैप बेच पाते थे और डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को। लेकिन GST में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी RCM आने से रिसाइकलिंग कंपनी ही डायरेक्टली सरकार को GST देती है। तो इनफॉर्मल कबाड़ी वालों का ये जो टैक्स बेनिफिट का स्कीम था, ये अब हट गया है, और वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ बराबर फाइट कर रहे हैं। बजट 2025 में सरकार ने नॉन फेरस स्क्रैप पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज भी कम कर दिया, और यही है चौथी पॉलिसी अपडेट। लेड, जिंक, कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और 12 क्रिटिकल मिनरल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई थी, और कॉपर स्क्रैप पे ड्यूटी घटा दी गई। इन चारों पॉलिसी चेंजेस के वजह से भारत के मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर में अब ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ये टेबल देखो, इसमें हमने मेजर लिस्टेड मेटल रिसाइकलिंग कंपनीज का मार्केट कैप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन समराइज किया है। जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग, जो कॉपर में फोकस करती है, सबसे बड़ी कंपनी है बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन मार्जिन इनका बाकी कंपनी से काफी कम है। ग्रेविटा इंडिया का रेवेन्यू बाकी कंपनी से कम है, लेकिन मार्जिन बेटर है। ऐसा क्यों? ये समझने के लिए हमें इस सेक्टर का वैल्यू चेन समझना होगा। चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मेटल रिसाइकलिंग का वैल्यू चेन समझते हैं और इन कंपनीज के मार्जिन्स और स्ट्रेटजीज को एनालाइज करते हैं। मेटल रिसाइकलिंग के वैल्यू चेन में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कलेक्शन और सॉर्टिंग। इस स्टेप में मेटल स्क्रैप को तारों, मोटर्स, ई-वेस्ट वगैरह से इकट्ठा करके ग्रेड के हिसाब से छाटा जाता है। फिर होता है प्री प्रोसेसिंग,
यानी स्क्रैप को क्रश और श्रेड करके मेटल को प्लास्टिक और रबर से अलग किया जाता है। फिर प्रोसेसिंग होती है जिसमें मेटल स्क्रैप को पिघला के इम्प्योरिटीज निकाला जाता है ताकि ये मेटल वापस यूज किया जा सके। फाइनली इस मेटल को डायरेक्टली बेचा जाता है या इन्हें इनगॉट्स, बिलेट्स या कैथोड्स जैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके बेचा जाता है। ये प्रोसेस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा। आखिर कंपनीज का रिसाइकलिंग प्रोसेस तो लगभग सिमिलर ही होगा ना। तो फिर इस सेक्टर में कंपनीज डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करती हैं? सोर्सिंग से। दोस्तों, रिसाइकल्ड मेटल का क्वालिटी स्क्रैप क्वालिटी पे डिपेंड करता है और स्क्रैप क्वालिटी कलेक्शन यानी कि सोर्सिंग पे डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग कलेक्शन उतना अच्छा स्क्रैप क्वालिटी, और जितना अच्छा स्क्रैप क्वालिटी उतना अच्छा रिसाइकल्ड मेटल, और अल्टीमेटली जितना अच्छा रिसाइकल्ड मेटल उतना बेटर प्राइस। इसीलिए कलेक्शन ही पूरे वैल्यू चेन का सबसे अहम स्टेप है। भारत के मेटल रिसाइकलिंग कंपनीज का सबसे बड़ा कॉस्ट लगभग 80 to 90% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रॉ मटेरियल यानी स्क्रैप कॉस्ट है। अब प्रॉब्लम यह है कि भारत में सेकेंडरी मेटल का डिमांड जितना तेजी से बढ़ रहा है उतने तेजी से ही हमारा स्क्रैप प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रैप का प्रोडक्शन तो पिछले 10-20 सालों के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, ना कि अभी के डिमांड पे। अभी हमारा स्क्रैप डिमांड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से जरूर बढ़ रहा है, लेकिन 10 to 20 ईयर्स पहले हमारे मेटल कंजम्पशन इतना हाई नहीं था, तो स्क्रैप का डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और जो डोमेस्टिक स्क्रैप सप्लाई है वो भी इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। शायद इसीलिए हमें आज के दिन मेटल स्क्रैप के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेटल स्क्रैप इंपोर्टर है आफ्टर चाइना। ये टेबल देखो, सारे मेजर रिसाइकलिंग कंपनीज का स्क्रैप इंपोर्ट डिपेंडेंस कितना हाई है। अब क्योंकि कलेक्शन ही वैल्यू चेन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंपनीज अपने सोर्सिंग को मजबूत करने पे फोकस करते हैं। ये टेबल देखो, इसमें हमने सारे मेजर रिसाइकलिंग कंपनीज के मेटल सेगमेंट्स और उनके सोर्सिंग पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। सारे कंपनीज दुनिया भर से स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं ताकि सप्लाई बरकरार रहे, लेकिन हाई इंपोर्ट्स उन्हें जियोपॉलिटिकल टेंशन से एक्सपोज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में हुए यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, जिसके वजह से एल्यूमिनियम स्क्रैप का प्राइस लगभग 30% बढ़ गया था। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग के शिपिंग कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट बढ़ गए थे, जिसकी वजह से Q4 फाइनेंशियल 26 में कंपनी का EBITDA मार्जिन 5.3% से ईयर ऑन ईयर गिर के 3.5% हो गया था। वहीं अगर हम ग्रेविटा इंडिया की बात करें तो ये कंपनी अफ्रीका से सस्ता लेड स्क्रैप इंपोर्ट करती है और वहां से हाई मार्जिन कमा पाती है। कैसे? देखो, कोई भी मेटल स्क्रैप उस मेटल के लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME प्राइस से डिस्काउंट पे मिलता है, और रिसाइकल्ड मेटल बेचते टाइम कंपनीज को LME प्राइस पे थोड़ा प्रीमियम मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, वैल्यू एडिशन एटसेट्रा। इन दोनों प्राइसेस के बीच का जो डिफरेंस है, कंपनी का मार्जिन यही है। भारत में ग्रेविटा को लेड बैटरी स्क्रैप LME प्राइस से 72 to 78% डिस्काउंट पे मिलता है, लेकिन अफ्रीका में जहां स्क्रैप कलेक्शन भारत से भी ज्यादा इनफॉर्मल है, वहां लेड बैटरी स्क्रैप 50 to 60% डिस्काउंट पे मिल जाता है। शायद इसी स्प्रेड की वजह से ग्रेविटा का EBITDA मार्जिन बाकी प्लेयर से ज्यादा है। लेकिन हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस की वजह से इस सेक्टर के कंपनीज को एक चैलेंज भी फेस करना पड़ता है, हाई वर्किंग कैपिटल का चैलेंज। कंपनीज ने अपने कॉन कॉल्स में बताया कि उन्हें 45 to 90 डेज का स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ता है, जिसमें काफी वर्किंग कैपिटल अटक जाता है। प्लस उन्हें एडवांस पे करना पड़ता है, तो उनका पेबल डेज कम और कैश कन्वर्जन साइकिल ज्यादा होता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए कंपनीज डोमेस्टिक सोर्सिंग बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटा इंडिया का डोमेस्टिक सोर्सिंग फाइनेंशियल 24 में सिर्फ 30% था, लेकिन फाइनेंशियल 26 में ये बढ़ के 50% हो गया। जेन रिसाइकलिंग का भी डोमेस्टिक सोर्सिंग फाइनेंशियल 25 में 25% से बढ़कर फाइनेंशियल 26 में 39% हो गया। हालांकि ग्रेविटा ने Q3 फाइनेंशियल 26 में कहा कि कंपनी का डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट सिर्फ 25% था। शॉर्ट टर्म में जब कंपनी को सस्ते इंपोर्ट्स मिलेंगे तब वो डोमेस्टिक सोर्सिंग के जगह इंपोर्ट करेंगे। अब देखो, सोर्सिंग डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनली, ये मेटल्स तो है कमोडिटीज ही, यानी इनका प्राइस ग्लोबल फैक्टर्स के कारण फ्लक्चुएट होता रहता है। ऐसे में रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करने के लिए मेटल रिसाइकलिंग कंपनी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और लंदन मेटल एक्सचेंज हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं ताकि वो फ्यूचर वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्टेड रहें। अब तक आप समझ गए होंगे कि कंपनीज कॉस्ट साइड पे बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। सोर्सिंग इनफॉर्मल और फ्रेगमेंटेड है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बचा रेवेन्यू, जितना ज्यादा रेवेन्यू उतना ज्यादा मार्जिन। जब हमने कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़े, तो हमें समझ आया कि इस सेक्टर में मार्जिन अक्सर दो मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंपनी का मेटल मिक्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन। कंपनीज दोनों को ऑप्टिमाइज करके मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को समझते हैं।
पहले मेटल मिक्स। मेटल रिसाइकलिंग एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए इस सेक्टर में इबिटा पर टन ट्रैक किया जाता है। कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड की बात करें तो तीनों में सबसे ज्यादा इबिटा पर टन कॉपर का है, 30,000 रुपीज पर टन से ज्यादा। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि कॉपर का डिमांड सप्लाई गैप एल्यूमिनियम और लेड से ज्यादा है। ग्रेविटा इंडिया के Q2 फाइनेंशियल 26 कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट में कंपनी के डायरेक्टर योगेश मल्होत्रा ने बताया कि कॉपर में इबिटा मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि कॉपर का प्राइस लेड और एल्यूमिनियम के मुकाबले 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होता है। कॉपर प्रोडक्शन के बाई प्रोडक्ट्स भी एल्यूमिनियम और लेड के मुकाबले ज्यादा कीमती माने जाते हैं। प्लस कॉपर को रिफाइन करने के लिए ज्यादा केपेक्स लगता है, तो यहाँ बैरियर टू एंट्री भी हाई है। तो रिसाइकल्ड कॉपर के लिए बायर्स प्रीमियम देने को तैयार होते हैं। हमने कॉपर के पूरे सप्लाई चेन को डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो। लेड का इबिटा पर टन कम है क्योंकि लेड रिसाइकलिंग का प्रोसेस अब मैच्योर हो गया है, एक हद तक कमोडिटाइज हो गया है, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पॉन्डी ऑक्साइड्स और जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का लेड इबिटा पर टन 18,000 रुपीज है, वहीं ग्रेविटा इंडिया का लेड इबिटा पर टन 23,000 रुपीज है। इसका सिंपल रीजन है स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि ग्रेविटा अफ्रीका से सस्ते में लेड सोर्स कर पाता है, और क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्सिंग करता है तो इसे कोई ट्रेडर मार्जिन भी नहीं पे करने पड़ते। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का इबिटा पर टन का बहुत वाइड रेंज है, फ्रॉम 10,000 रुपीज टू 26,000 रुपीज। एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम की ग्रेड क्वालिटी मार्जिन ड्राइव करती है, जितना बेहतर ग्रेड उतना ज्यादा मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, बहेती रिसाइकलिंग का इबिटा पर टन सबसे ज्यादा है क्योंकि उनके प्रोडक्ट मिक्स में डी ऑक्स ग्रेड एल्यूमिनियम और स्पेशलिटी अलॉयज डोमिनेट करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक ग्रेड के अलॉयज हैं जो अक्सर टू व्हीलर OEMs खरीदते हैं। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज भी एल्यूमिनियम में डोमिनेट करता है विद 40 to 45% डोमेस्टिक मार्केट शेयर। जैन रिसाइकलिंग का भी ज्यादातर रेवेन्यू ऑटो OEM से आता है जिन्हें स्पेसिफिक ग्रेड के एल्यूमिनियम पार्ट्स चाहिए होते हैं। ऐसे में ये प्लेयर्स प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं और हायर मार्जिन कमा सकते हैं। CMR और जैन रिसाइकलिंग के बारे में हमें एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली। ये कंपनीज अपने ऑटो OEMs कस्टमर को मोल्टन एल्यूमिनियम बेचते हैं। भारत में रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम का ज्यादातर डिमांड लगभग 60 to 70% नॉर्थ और वेस्ट से आता है क्योंकि यहाँ ऑटो क्लस्टर्स हैं। तो कंपनीज भी अपने एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स इन क्लस्टर्स के पास लगाते हैं ताकि मोल्टन एल्यूमिनियम टाइम पे कस्टमर तक पहुंचा पाएं। इस मॉडल से कस्टमर को वापस मेल्टिंग नहीं करनी पड़ती, जिससे उनका 2 to 3% ऑपरेशंस कॉस्ट पर मेट्रिक टन बच जाता है। इन सेविंग से रिसाइकलिंग कंपनीज अपने मार्जिन्स बढ़ा पाते हैं। ये था पहला फैक्टर जो कंपनीज के मार्जिन्स को इंपैक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन। पोर्टफोलियो में जितने ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उतने ही ज्यादा प्रीमियम चार्ज करने के अपॉर्चुनिटीज और उतने ही ज्यादा मार्जिन्स। इसके लिए कंपनीज कॉपर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जैन रिसाइकलिंग ने अपने Q2 फाइनेंशियल 26 कॉन कॉल में बताया कि कॉपर वैल्यू चेन के हर स्टेज में 0.75 to 1.5% मार्जिन ऐड हो सकता है। जैन रिसाइकलिंग का लगभग 55% रेवेन्यू कॉपर से आता है और कंपनी अब कॉपर पे और डबल डाउन कर रही है। कंपनी ने CNY ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स नाम के एक नॉर्थ अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसके तहत वो अहमदाबाद में एक कॉपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाएंगे। Q2 फाइनेंशियल 27 तक कंपनी ने कॉपर के वैल्यू एडेड एक्सपेंशन के लिए लगभग 150 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। पॉन्डी ऑक्साइड्स ने भी 200 करोड़ केपेक्स करके तमिलनाडु में 36,000 मेट्रिक टन पर एनम की एक कॉपर कैथोड प्लांट लगाई है। Q4 फाइनेंशियल 26 में पॉन्डी ऑक्साइड्स के मैनेजमेंट ने कहा कि कॉपर कैथोड्स में एंट्री लेने से उनका इबिटा पर टन 35,000 रुपीज से बढ़ के 60,000 रुपीज हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 30 तक पॉन्डी ऑक्साइड्स अपना 70% रेवेन्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जनरेट करना चाहता है। ग्रेविटा ने भी फाइनेंशियल ईयर 26 में कॉपर और कॉपर अलॉयज में एंट्री ली है बाय एक्वायरिंग राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी गुजरात के मांडवी में एक नया कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट भी लगा रही है विद एन इनिशियल फेज 1 कैपेसिटी ऑफ 29,400 मेट्रिक टन पर एनम। लेड में भी कंपनीज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैन रिसाइकलिंग लेड एसिड बैटरी स्क्रैप से टिन और एंटीमनी जैसे हाई वैल्यू बाई प्रोडक्ट्स रिकवर करना चाह रहा है। इसके लिए कंपनी 1000 मेट्रिक टन कैपेसिटी की एक एंटीमनी एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा रही है जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 27 तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। ग्रेविटास भी लेड ऑक्साइड्स, लेड शीट्स, पाउडर और शॉर्ट्स जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 29 तक ग्रेविटा अपना 50% रेवेन्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट से कमाने का एम कर रहा है। H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में यह नंबर 47% था।
बहेती रिसाइकलिंग एल्युमिनियम वायर रॉड सेगमेंट में एंटर कर रही है। बहेती रिसाइकलिंग फाइनेंशियल ईयर 28 तक अपने रेवेन्यू में हाई मार्जिन सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा के अपना इबिडा मार्जिन करंट 7.75% से बढ़ा के 10% तक ले जाना चाहती है। इस टेबल में हमने सारे मेजर कंपनीज के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपेंशन प्लान्स को समराइज किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, साथ ही नए मेटल्स में भी एंटर कर रहे हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल। ग्रेविटा इंडिया, नमो ई वेस्ट, इको रिसाइकलिंग, पॉन्डी ऑक्साइड्स, जैन रिसाइकलिंग, ये सारे कंपनीज क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग में भी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ के इंसेंटिव स्कीम अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए थे। तो ओवरऑल इस सेक्टर में बहुत कुछ चल रहा है। आज के दिन कंपनीज मोस्टली लेड, एल्युमिनियम और कॉपर रिसाइकिल करते हैं। मेटल रिसाइकलिंग के वैल्यू चेन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सोर्सिंग का है, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी ही रिसाइकल्ड मेटल के क्वालिटी और प्रीमियम को डिटरमाइन करती है। कॉस्ट साइड पे कंपनीज के पास ज्यादा कंट्रोल है नहीं, इसीलिए मार्जिन बढ़ाने के लिए कंपनीज अपना मेटल मिक्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और कॉपर जैसे हायर मार्जिन सेगमेंट्स में डबल डाउन कर रहे हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स ले रही है। ये टेबल देखो, सरकार फाइनेंशियल ईयर 31 तक एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक में रिसाइकल्ड कंटेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहती है। रिसाइकल्ड कंटेंट बढ़ा के हम इन मेटल्स का इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम जिस रिसाइकलिंग प्रोसेस से इंपोर्ट्स कम करना चाह रहे हैं, उस प्रोसेस के पहले स्टेप में ही हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो हमें डोमेस्टिक सोर्सिंग को बढ़ावा देना होगा ताकि ये समस्या जड़ से हल हो सके। लेकिन यहाँ भी एक चैलेंज है। कुछ कंपनीज के हिसाब से डोमेस्टिक स्क्रैप इंपोर्टेड स्क्रैप से ज्यादा महंगा पड़ता है, तो इससे कंपनीज के मार्जिन्स कम हो सकते हैं। कंपनीज इसे कैसे टैकल करेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एट द एंड ऑफ द डे, मेटल्स का रिसाइकलिंग मार्केट बेस मेटल के डिमांड सप्लाई डायनामिक्स से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो यहाँ बहुत हलचल रहती है। हमने कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ग्राफाइट, इन सब पे डिटेल वीडियोस बनाए हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप आराम से देख लेना। आपको क्या लगता है, क्या हम रिसाइकलिंग करके कॉपर, एल्युमिनियम जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स पे आत्मनिर्भर बन पाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, क्या हम मेटल रिसाइकलिंग में आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्योंकि हम आधी से ज्यादा चीजें तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं, और जब तक हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट ही करते रहेंगे, तब तक हमारी डिपेंडेंसीज तो खत्म हुई नहीं। तो हम ट्रूली आत्मनिर्भर कब बन पाएंगे? हम थोड़ा बहुत मेक इन इंडिया तो कर लेंगे, बट ट्रूली आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें हमारा एंटायर एंड टू एंड सप्लाई चेन री इमेजिन करना होगा और हमारे कंट्री के नीड्स के हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। आपके थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।